So, what is Gandhigiri all about? Can you tell us in brief about it? See, गांधीगिरी इज गांधी जी के विचारों को लेकर कि किस तरह से गांधी जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान की उन मूल्यों के लिए जो आज नदारद हैं और लोग गांधी जी को भूल गए हैं, उनकी फ़िलॉसफी को भूल गए हैं और चारों तरफ दहशत, डर, खून खराबा। तो एक कोशिश है लोगों को याद दिलाने की कि भाई जिस आदमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, अपने फैमिली तक का ख्याल नहीं रखा उन्होंने, और उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं। दुनिया को इंस्पायर किया उन्होंने। अगर मार्टिन लूथर किंग वॉज इंस्पायर्ड बाय गांधी, और मंडेला साहब जिन्होंने आराम से 25-26 साल जेल में बैठे रहे, बिना किसी को भड़काए, बिना किसी को, पूरी जवानी उन्होंने गला दी जेल में, तो उनका जो प्रभाव पड़ा आखिरकार अंग्रेज़ों को उनकी बात माननी ही पड़ी। लेकिन 25 साल का उनका ये तपस्या या यज्ञ या जो भी आप इसको माने, कोई छोटी बात नहीं है। तो गांधी जी हमारे देश में पैदा हुए, हमें आज़ाद करवाया, और उसके लिए हिंदू भी लड़े, मुसलमान भी लड़े, सिख भी लड़े, ईसाई भी लड़े, पारसी भी थे। तो सब मुल्क जो है एकदम इकट्ठा होकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया, और शांति का संदेश, वो हिंसा के एकदम ख़िलाफ़ थे। ये एक नया वेपन उन्होंने दुनिया को दिया कि भाई चीज़ें, अगर आप अपने को जुल्म सहने की ताकत रखते हो तो कितनी बार जुल्म करेगा कोई। जैसे पुरानी अगर आप फुटेज देखें तो एक सीन मुझे बहुत भावुक कर देता है कि पुलिस वालों ने ऐसे लाठियां पकड़ रखी हैं कि इसके पार कोई आएगा तो पिटेगा। तो एक सरदार जी थे, ये ब्लैक एंड वाइट में है फुटेज, वो उसके ऊपर से कूद जाते हैं और उनको 3-4 लाठियाँ पड़ती हैं और पुलिस वाले उसको उठा के फिर उस तरफ फेंक देते हैं। फिर उठता है, फिर कूदता है। तो वो कई बार करता है ऐसा बिना हाथ उठाए। चलो, बहरहाल उन्होंने हमें भाईचारा सिखाया, उन्होंने हमें मोहब्बत करनी सिखाई, हिंदू मुसलमान में या सिखों में या सब के। आप हमारे तो पुराणों में लिखा है वासुदेव कुटुंबकम, सबसे पुरानी संस्कृति है हिंदुस्तान की। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब है यूनिवर्स इज़ अ फैमिली। मैं भी बहुत मानों में, ठीक है, मैं इस देश का हूँ, यहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरी जड़ें यहाँ हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ मैं अपने को वर्ल्ड सिटीज़न भी समझता हूँ कि जहाँ भी कहीं अन्याय होगा, जैसे पाकिस्तान में जब बच्चों को मारा, मासूम बच्चों को स्कूल में, कसम से मेरी आंखें भर आई थी। कहीं के भी बच्चे हों, वो तो पढ़ रहे हैं स्कूल में बैठ के। भाई अभी वो नहीं बने, टेररिस्ट नहीं बने अभी, हो सकता है बड़े होके बन जाएं, लेकिन अभी तो नहीं बने ना। बहुत अफसोस हुआ था। मुझे कुछ साल पहले ये मूवी आई थी लगे रहो मुन्ना भाई, जिसमें गांधी जी के प्रिंसिपल्स को ह्यूमरस वे में दिखाया गया था। दिस फिल्म सीम्स टू बी डूइंग द सेम। सो डू यू हैव एनी अप्रेंशंस व्हेन टेकिंग अप दिस रोल की सीम्स क्वाइट ऑफ रिपीटेटिव, और व्हाट वाज योर थॉट? नहीं, बट द स्क्रिप्ट इज़ वेरी डिफरेंट, द स्टोरी इज़ डिफरेंट। मेरा जो इसमें किरदार है वो दरअसल मॉरिशस में रहता है, हिंदुस्तान नहीं आया वो कभी, मेरी उम्र का है। लेकिन उसके पिताजी यहाँ थे, उनकी एक रियासत थी, उनकी बहुत बड़ी हवेली यहाँ पे है, उसमें नौकर चाकर हैं, ज़मीन है, बड़े आदमी थे। लेकिन क्योंकि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, तो जैसे अंग्रेज़ों ने बहुत सारे लोगों को भेज दिया था, किसी को वेस्ट इंडीज़ भेज दिया, ट्रिनिडाड टोबैगो, और किसी को मॉरिशस भेज दिया, किसी को अंडमान भेज दिया। तो इनके पिताजी को उन्होंने
मॉरिशस भेज दिया। तो ये वहीं पैदा हुए, वहीं बड़े हुए। और अब बुढ़ापे में उनको ऐसे ही मतलब एक फ़िलोसॉफ़िकल ख़्याल आया कि भाई अब तो उम्र का आखिरी पड़ाव है, लेकिन हिंदुस्तान जिस स्थिति से गुज़र रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं गांधी जी के मूल्यों को जागृत करूँ। इस मंशा से वो यहाँ आते हैं और ये कहते हैं कि पहले तो मैं अपने ही प्रांत में, अपने आसपास में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने घर में, यहाँ से शुरुआत करूँगा। जहाँ उनका जायदाद है उसी गांव से वो शुरू करते हैं। और कैसे वो नौजवानों को जो भटके हुए हैं, जो इसका क्राइम का रास्ता ले रहे हैं, कैसे उनको उन्होंने संबोधित किया, कैसे उनका जहन बदला, और ये है उसकी भूमिका। So do you think when such films come, they have the potential to change a person's viewpoint, or does it remain a medium of expression for the filmmaker? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कई लोग मुझे मिलते हैं। जब आक्रोश रिलीज़ हुई थी 81 में, तो उसके कुछ 7-8 साल बाद मुझे एक लंबा सा ख़त आया। बहुत बढ़िया हैंड राइटिंग था। ये गुम हो गया मुझसे, नहीं तो मैं उस बच्ची को से संपर्क रखता, और अगर वो सुन ले तो प्लीज़ मुझे एक ख़त और लिख दें। इस बार मैं उनका एड्रेस नहीं भूलूँगा। तो उसने लिखा कि मैंने 6 साल पहले आक्रोश देखी थी और उसने मुझे बहुत छुआ, और मैंने अपना मन बना लिया कि मैं आदिवासियों के बीच काम करूँगी। और मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की, और अब मेरा एक NGO है। मैं आपको और गोविंद जी को धन्यवाद देती हूँ। तो कोशिश ये होती है कि भाई 100 में से अगर 4 लोगों का भी हम मन बदल सकते हैं, फिर वो 4 हो सकता है किसी और 4 का बदल सकें, चेन की तरह। तो ये कोशिश होती है। और सिनेमा, मैं मनोरंजन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मनोरंजन भी हमारे जीवन का एक अंग है और ज़रूरी है। भाई होली, दिवाली ये मनाते हैं तो क्या मनोरंजन ही तो है ना। तो ये हमारे संस्कृति में जुड़ा हुआ है मनोरंजन। लेकिन इतने बड़े, इतने ताकतवर माध्यम को सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल करना, ये माध्यम के साथ थोड़ी जाती है। अभी अर्धसत्य जैसी फिल्में, हर पुलिस वाले को ऐसे लगा कि ये उसकी कहानी है। ख़ासकर वो लोग जो ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। और सिर्फ पुलिस वाले ही नहीं, मैंने गोविंद जी से कहा था, मैंने कहा ये तो एक फार्मूला है। पुलिस डिपार्टमेंट, इस स्क्रिप्ट में से पुलिस डिपार्टमेंट निकाल दो, IAS ऑफिसर रख दो। कोई भी सरकारी कर्मचारी जो ईमानदारी से अपना काम करना चाहता है, उसको मेन किरदार बनाओ। ये फिल्म उतनी ही सच्ची लगेगी आपको। और ये IPS ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग होती है, ये फिल्म हर साल उनको दिखाई जाती है। सर, अभी स्पीकिंग ऑफ अर्धसत्य, उसके बाद कई ऐसे फिल्म्स हैं वेयर द प्रोटैगनिस्ट इज एन ऑनेस्ट कॉप एंड फाइटिंग अगेंस्ट द सिस्टम। सिंघम हो या जंजीर हो, या जितने भी ओवर द इयर्स में फिल्म है, बट स्टिल अर्धसत्य इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट कॉप ड्रामा इन दैट सेंस। व्हाट डू यू ग्रेड दिस? बिकॉज इट इज़ रियल। ये सच्ची है। इसमें हीरो 10 लोगों को मतलब इसका डुप्लीकेट का सहारा लेके या कुछ करके, ऐसा नहीं कि वो 15 लोगों को मार गिराता है। इट्स अ रियल स्टोरी। ही डज इट, इट इज़ बिलीवेबल कि वो गया लास्ट में मदद मांगने। जब डील की बात हुई कि तुम पुलिस में हमारे आदमी बन के रहोगे, और उस पे उसका जो फिर गया दिमाग, अच्छा चलो छोड़ो, बस गला दबाया, मार दिया। बिलीवेबल है, कोई घूसे नहीं, वो उधर गिर रहा है, इधर गिर रहा है। तो ये हकीकत वाली फिल्म है। और दूसरी फिल्म जो है, जो कमर्शियल
ढांचे में होती हैं उसमें क्या होता है कि हाँ, प्रोटैगनिस्ट है, वो विलन से लड़ता है, विलन पे आखिर में जाके काबू पा लेता है और बुराई को ख़त्म कर देता है। लेकिन वो बुराई को ख़त्म करना बिलीवेबल नहीं होता है जिस तरह से किया जाता है, और दूसरे लोगों को ये कह दिया जाता है कि देखो बुराई का खात्मा कर दिया, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप घर जाओ, खाओ पियो, सो जाओ। लेकिन हमारी फिल्म जो अर्धसत्य है या आक्रोश है, वो आपको सोचने पर मजबूर करती है कि इसको कैसे निपटें, इसको कैसे संभालें। मुझे एक टैक्सी ड्राइवर ने रोक के आक्रोश के बाद, उस वक़्त बहुत लोग नहीं पहचानते थे मुझे, मैं तब मैरिन ड्राइव पे रहता था, पेइंग गेस्ट था। उसने अपनी टैक्सी रिवर्स की थोड़ी और मेरे पास आकर रुक गया और बाहर निकल आया। सर आप आक्रोश में थे ना? मैंने कहा हाँ, आक्रोश में था। आपने बहन को क्यों मारा? मैंने कहा बेटा बहन को इसलिए मारा और उसका विश्वास ही नहीं है, जो वाइट कॉलर वाला आदमी है, कि उससे उसे इंसाफ मिले, इसीलिए वो अपने वकील के साथ भी कुछ बात नहीं करता है। उस साइलेंस उसका प्रोटेस्ट है कि इनसे मुझे कुछ वो इंसाफ नहीं मिलने वाला। और अचानक उसकी बहन पे निगाह पड़ती है, उसको लगता है जो मेरी बीवी के साथ हुआ है वही इसके साथ भी होगा। इसकी जो डिग्निटी है, इसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो मिट्टी में मिल जाएगी। तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये जो लोग जो हैं ये इसका फ़ायदा ना उठा पाएँ। और कुल्हाड़ी लेके, मैंने कहा मारने के पहले वो अपनी आंखें बंद करता है। वो तो एक एक्टर की वो है कि भाई मैं मारना नहीं चाहता हूँ इसको, लेकिन मैं मजबूर हूँ, और वो कुल्हाड़ी से उसका सर काट देता है। और फिर जो चीखता है, वो मेरी इंटरप्रिटेशन ये थी कि वो ऊपर वाले को, क्योंकि गरीब आदमी तो उस पर विश्वास रखता है, वो मैंने कहा चीख ऐसी होनी चाहिए कि वो कोशिश कर रहा है कि इस आसमान को मैं फाड़ दूँ। इसीलिए वो सीन बहुत इफेक्टिव भी है। तो जो रियलिटी है वो उसमें भी झलकती है। दैट्स इट।